हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात सम्मिश्र संख्याएं, उस चैप्टर का ये आज तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें आप बहुत ही बेसिक टॉपिक यानी कि अधिकल्पित राशि किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं की क्या परिभाषा है, सम्मिश्र संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं का योग, उनका अंतर, उनका गुणा और उनका भाग, साथ ही साथ उनका योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये सभी चीज़ें बहुत ही बेसिक बातें हैं। आज हम ये सब सीखेंगे। आपका फिर इसमें पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन आप इस चैप्टर के इस वीडियो से पहले के जो दो वीडियोस हैं उनको आप जाकर जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको जरूर देखें, जिसमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी और इनकी उत्पत्ति यानी कि आई का परिचय किया गया। वहां पे आई, जो आयोटा, जो अधिकल्पित संख्या है, उसका परिचय वहां पे समझाया गया है कि कैसे आखिर आई आया। ठीक है, आई का सबसे पहले परिचय जब दिया गया तो इसका किस रूप में परिचय हुआ, ये बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से अनेक सारे सवालों के साथ समझाया गया है। आप जरूर जाइए और उन वीडियोस को देखिए और फिर ये आपको बहुत आसानी से ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, अधिकल्पित संख्या या अधिकल्पित राशि अर्थात इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, देखो, अगर वर्गमूल के अंदर आपको कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या नजर आती है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, वर्गमूल -10, 7, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या अगर आपको वर्गमूल के अंदर माइनस चिन्ह के साथ नजर आती है, ठीक है, इस करणी चिन्ह के अंदर, ठीक है, या यूं कहिए कि किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल कहलाता है अधिकल्पित राशि। अधिकल्पित राशि किसको बोलते हैं? किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल या वर्गमूल के चिन्ह के अंदर, करणी के चिन्ह के अंदर अगर आपको नेगेटिव रियल नंबर मिले, कोई भी रियल नंबर, कोई भी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो पूरा कहलाता है आपका अधिकल्पित राशि, इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखो तो जरा, देखो, जैसे मान लीजिए वर्गमूल -3 है, हम इसको लिख सकते हैं -1 गुणित 3। फिर आप इसको अलग अलग तोड़ लो, वर्गमूल -1 और वर्गमूल 3, और वर्गमूल -1 को हमने क्या कहा था? आई, तो ये हो जाएगा I√3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, याद रखिए इस बात को हमेशा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त बातें, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है √3 इंटू √4, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इनका गुणा करना बहुत आसान है, हम एक बार रूट लगाएंगे और अंदर वाली संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे तो रूट भरा आंसर आ जाएगा। हम भी कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं √-3 इंटू √-4 का गुणा करना हो, तो क्या आप अब भी ऐसे ही कर देंगे क्या? रूट रूट एक रूट को एक बार लिखे और अंदर लिखी संख्याओं को अगर आप ऐसे गुणा कर दें और कहेंगे सर माइनस माइनस का गुणा तो प्लस होता है, और 12 करके लिख दें तो आंसर तो वैसे ही आ गया। तो क्या ये सही है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये गलत है, ये सही है। ऊपर वाला काम सही है जिसमें वर्गमूल के अंदर धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के केस में ये जो काम आपने किया ये सही है। लेकिन अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अगर ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये वाला जो काम आपने किया कि हाँ वर्गमूल को एक बार लिख दो फिर अंदर अंदर गुणा कर दो ऐसे आंसर, ये गलत है। तो आप बोलोगे सर ये गलत है, तो फिर सही क्या है? हम इस टाइप की संख्याओं का गुणा किस तरह करते हैं, अब वो सुनिए आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास वर्गमूल -3 गुणित वर्गमूल -4 अगर आपको गुणा करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, इसका -1 गुणित √3, इसको आप ऐसे लिखो। फिर आप इसका √-1 है ना भाई, इसमें √-1 √3, फिर √-1 √4 इस तरह लिखो। फिर ये √-1 का रूट, ये आई हो जाएगा ना, आई 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 स्क्वायर, फिर √3 √4 गुणा होकर √12 बनेगा, और आई स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर -1 होता है और ये √12। तो सोचो, अब देखो आंसर क्या आया आपका, -√12 आया। और आप ऐसे कर रहे थे तो √12 आता, और ये गलत चीज है, गलत प्रोसेस है, ठीक है। ये सही काम है, सही उत्तर है, इनका इनका गुणा करने पर ये आएगा। तो इस बात को आप भली भांति ध्यान रखें, इसमें गड़बड़ी न होने पाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि अगर √a और √b है, ठीक है, चलो माइनस माइनस में लगा देता हूँ, माइनस रूट माइनस ए रूट माइनस बी, तो इसका अर्थ √ab नहीं होता, बल्कि -a और मतलब √-a और इंटू √-b का अर्थ होता है -√ab, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ए और बी जो है, देखो ध्यान से समझिए ना, ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब आप कहेंगे सर धनात्मक क्यों, ऋणात्मक क्यों नहीं? देखो भाई, ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ये धन होगा तभी तो उसके सामने ऋण लगाए तो टोटल ऋण हो पाएगा ना। अब ऋणात्मक, ए धनात्मक संख्या है लेकिन उसके सामने में ऋण है, इसलिए इसलिए अब वो ऋणात्मक बन गई। अगर ए खुद ही ऋणात्मक होती तो माइनस और लग जाने से वो धनात्मक बन जाती, तब हम उसको, है ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो हम उसको, तब ये सही हो जाता, जिसको हम अभी गलत बोल रहे हैं ना, तब ये फिर क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। तो इस बात का भली भांति ध्यान रखें। तो हमने क्या कहा, आपको समझ में आया? आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए कि अगर ए और बी दोनों की दोनों अगर धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं? धनात्मक अगर ये दोनों धनात्मक है तब उसके सामने में माइनस चिन्ह लगाने से अब ये पूरा बन गया ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो रूट के अंदर ऋणात्मक वास्तविक संख्या आ गई। बी भी धनात्मक वास्तविक संख्या है, अगर मैं माइनस बी लिख दूं तो ये पूरा ऋणात्मक वास्तविक संख्या बन गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब रूट के अंदर दोनों ऋणात्मक वास्तविक संख्या बन चुकी है, अर्थात कुल मिलाकर ये दोनों ही राशि अधिकल्पित राशि है, और ऐसी स्थिति में इनका गुणा +ab नहीं बल्कि -√ab होगा। इस बात का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। मैंने वही बात आपको यहाँ पे कही कि यहाँ पर ए और बी कैसी राशि है? धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, करके माइनस लग जाने से अब वो ऋणात्मक ऋणात्मक बन चुके हैं, और उनके ऋणात्मक बन जाने से अगर आप उसको इस तरह लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। यही मैं आपको बतलाना चाहता था, ठीक है। अब सुनो, तो आप कहेंगे कि सर फिर ये फॉर्मूला कब सच होगा? √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab, फिर कब सच होगा? अगर हम माइनस के झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, माइनस का झंझट नहीं पालना चाहते, हम इस रूप में सूत्र को कब लिख सकते हैं सर, वो भी तो बता दीजिए। तो मैं आपसे बिल्कुल बिंदास तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि ये सूत्र तब सही होगा, तब सच होगा, तब मान्य होगा जब a या b दोनों में से कम से कम कोई एक या तो धनात्मक हो या तो शून्य हो, ठीक है। कम से कम कोई एक तो धनात्मक हो जाए, तब आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो a 3 है, ठीक है, और b हो गया मान लो, अब मैं ये देखो इस तरीके से लिख रहा हूं ना, ये इस तरीके से a इंटू -b ऐसे लिख रहा हूं, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -(ab) हो जाएगा, यानी √3 इंटू √-4, तो अब 3 गुणित -4 करके आप √-12 लिख सकते हो। इसको आप देख लो अच्छे से, कम से कम कोई एक धनात्मक हो या शून्य हो, उस केस में ये फॉर्मूला आपका मान्य रहेगा। सामने में फिर आप माइनस चिन्ह से मुक्त रहोगे, सामने माइनस तब नहीं लगेगा। सामने माइनस कब आएगा? जब ये दोनों ही ऋणात्मक रहेगा, ताकि दोनों में से आई निकलेगा, और आई देखो यहाँ आई निकला ना, कहाँ पे देखो आई निकल के आई पर हुआ, माइनस हो गया। अगर ये दोनों में आई नहीं रहता, मान लो किसी एक पे रहता, तो ये आई स्क्वायर -1 नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वो माइनस अंदर रह जाता, ठीक है, जोड़ी नहीं बन पाती ना। आई की जोड़ी बनी तो आई स्क्वायर -1 हुआ। अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस है तो इसमें से आई निकल जाएगा, वहां से आई निकलने का सवाल ही नहीं है, वहां से आई निकलेगा ही नहीं, तो ये माइनस अंदर फंसा रहेगा, तो √- पर आएगा आंसर। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको समझा कि अगर रूट के अंदर दोनों ऋणात्मक राशियां हैं, ठीक है, -a और -b ऋणात्मक है, क्योंकि a और b धनात्मक है,
ए धनात्मक है, बी धनात्मक है, उनके सामने माइनस लग जाने से वो दोनों ऋणात्मक हो गए, और ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला ही सच होगा। मैं आपको ये जितना हो सकता था अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप अब भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हाँ यहाँ से आप -1 के कारण आप आई बाहर निकाल सकते हो, -1 रूट का √-1 √12, तो ये i√12 हो सकता है अभी। ये देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। दोनों में से या तो दोनों धनात्मक होते हैं तो ये आई से भी बच जाते हैं, आई भी नहीं आता। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो आई आएगा, लेकिन अगर दोनों ऋणात्मक है तो आपको जाके चुपचाप अंदर गुणा नहीं कर देना है, -3 × -4 +12 मत कर देना, बल्कि दोनों में से आप √-1 अलग करके आई लिख करके i² करके फिर माइनस करना, ये सही है। फिर से कहा जा रहा है, अगर दोनों माइनस में होंगे, रूट के अंदर दोनों माइनस में होंगे तो माइनस में आपका आंसर आएगा सर, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं अपन आगे। तो यही बात मैं आपको बतलाना चाहता था, ठीक है। ओके, तो अब सुनो ध्यान से। सम्मिश्र संख्याएं देखो, सम्मिश्र संख्या किनको बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर किनको बोलते हैं, जेड से इनको व्यक्त करते हैं, और ए प्लस आई बी इस रूप की संख्याओं को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे 3 + 4i, 2 - 3i, -11 - 7i, ठीक है। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अर्थात सम्मिश्र संख्याएं हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा कहलाता है जेड। जेड देखो, जेड को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, जो कि इस तरीके से व्यक्त किए जाते हैं, यानी ए प्लस आई बी ही जेड है, जेड ही ए प्लस आई बी है, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको दो भागों में दिख रहा है, जिसमें ये ए जो है वो कहलाता है वास्तविक भाग, और जो बी कहलाता है, बी जो होता है वो कहलाता है अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि ए है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो कौन है, वो बी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है, चिन्ह सहित बोलना है, ठीक है। यहाँ रियल पार्ट -11, इमेजिनरी पार्ट -7 है। तो इस तरीके से हमारी ये सम्मिश्र संख्याएं तैयार होती हैं। और अब आप ध्यान से सुनेंगे, आगे की बातों को ध्यान से सुनना है। ये सम्मिश्र संख्याएं हुई, और सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल सी से इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जेड a + ib, और ये जो a और b जो है वो दोनों की दोनों वास्तविक संख्या है, r से लिए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। देखो, एक खास बात, आप किसी भी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैं लिखा 7, आप कहोगे सर ये कहाँ की सम्मिश्र संख्या है, ये तो वास्तविक संख्या है। हम कहेंगे नहीं, आप इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में क्यों नहीं दिखा सकते भाई। आप कहेंगे सर इसमें तो हमको केवल रियल पार्ट नजर आ रहा है, आई वाली चीज नजर आए तब तो हम इसको सम्मिश्र संख्या कहेंगे ना। तो हम कहते हैं कि जब आई वाली चीज आपको नजर ना आए तो आप 0i क्यों नहीं लिख सकते, आप 0i लिखिए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये सम्मिश्र संख्या a + ib के रूप में आपको नजर आने लगा, ठीक है। तो अब ये बन गया सम्मिश्र संख्या, है ना। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी वास्तविक संख्या को, ठीक है ना, किसी भी वास्तविक संख्या को आप सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं भी हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और वो उनमें खास बात क्या है कि उनका इमेजिनरी पार्ट शून्य है, सीधी सी बात है। मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे लिखा है -16, आप कहेंगे ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या भी है, क्योंकि हम इसको 0i लिख करके इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो शून्य है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, करेक्ट। शून्य वास्तविक संख्या है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या भी है,
क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट शून्य है, सीधी सी बात। 1 वास्तविक संख्या है, लेकिन 1 सम्मिश्र संख्या भी है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट शून्य है, सीधी सी बात है। जो देखो, अब बोलो कि सर इन सभी का इमेजिनरी पार्ट शून्य है, लेकिन सम्मिश्र संख्या है क्योंकि आप इनको a प्लस आई बी के रूप में आप लिख पा रहे हो, तो ये सम्मिश्र संख्या है, लेकिन इनका इमेजिनरी पार्ट शून्य है। इसी वजह से ये, जैसे मैं लिखा, ये 7 लिखा था ना 7, अब ये इसमें इमेजिनरी पार्ट दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि इमेजिनरी पार्ट शून्य है, वास्तविक भाग बस दिख रहा है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या तो है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको आप कहोगे शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। शुद्ध वास्तविक संख्या क्यों बोलोगे? शुद्ध यानी प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका अधिकल्पित हिस्सा 0 है, I0 है, वो सम्मिश्र संख्या, लेकिन वो शुद्ध वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका अधिकल्पित हिस्सा 0 है। अब आप कहोगे सर कहीं पे 5i लिखा है, वो कैसी संख्या है सर? तो मैं कहूंगा बेटा देखो, 5i लिखा है, आई मतलब √/-1 भाई, और वो अधिकल्पित राशि है अर्थात काल्पनिक राशि है, तो ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये काल्पनिक संख्या है अर्थात सम्मिश्र संख्या नहीं है क्या? तो हम लोग नहीं भाई, ये काल्पनिक संख्या है, सम्मिश्र संख्या भी है, क्योंकि आप सम्मिश्र मतलब मिक्स, वास्तविक और काल्पनिक का मिक्सचर। तो इसको आप अब बोलोगे सर इसमें वास्तविक पार्ट तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो भैया जो पार्ट नहीं दिखता है उसको हम 0 करके लिख सकते हैं ना, तो इसको आप 0 + 5i लिखिए ना, 0 + 5i लिखिए। अब इसका वास्तविक भाग हो गया 0 और अधिकल्पित भाग तो 5 था ही, अभी भी 5 है, अब बन गया ना ये सम्मिश्र संख्या। तो फिर 5i को हमने क्या कहा था? काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या, जिसको आपने सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त किया, अर्थात ये सम्मिश्र संख्या भी है, काल्पनिक संख्या भी है, लेकिन आप इसको वास्तविक संख्या नहीं कह सकते क्योंकि ये i रखे हुए हैं, उसके पास i है, i मतलब √/-1 जो कि काल्पनिक संख्या है, इसलिए ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक संख्या बोल दो इसको, ठीक है। बल्कि काल्पनिक संख्या में कैसी वाली काल्पनिक संख्या बोलोगे आप? इसको शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध अधिकल्पित संख्या। अब आप कहेंगे सर इसको शुद्ध अधिकल्पित संख्या हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका वास्तविक हिस्सा 0 है, इसका वास्तविक हिस्सा कुछ नहीं है। इसको इससे तुलना कर दो ना a + ib से। अब यहाँ पे ib यानी b के जगह आपको 5 दिख रहा है और ये i दिख रहा है, a का नामो निशान नहीं है, तो मतलब a 0 है, तो वास्तविक हिस्सा इसका 0 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे शुद्ध काल्पनिक संख्या या शुद्ध अधिकल्पित संख्या। तो आप समझ गए, शुद्ध वास्तविक संख्या आप उसको बोलोगे जिसका काल्पनिक हिस्सा 0 हो, सही बोले ना? हाँ, शुद्ध वास्तविक संख्या आप उसको बोलोगे जिसका काल्पनिक हिस्सा 0 हो, और शुद्ध काल्पनिक संख्या या शुद्ध अधिकल्पित संख्या आप उसको बोलोगे जिसका वास्तविक हिस्सा 0 हो, ठीक है। कोई एक हिस्सा 0 हो जाने से आप दूसरे हिस्से के नाम क्या के शुद्ध लगा दीजिए, क्योंकि वो प्योर हो गया, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। बहुत सरल बात है ये, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी ये बातें। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं, तो मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a1 + ib1, इसका रियल पार्ट a1, इमेजिनरी पार्ट b1। मान लो आपका z2 जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + ib2, रियल पार्ट a2, इमेजिनरी पार्ट b2। इक्वलिटी, चलो दोनों को इक्वल करके देखते हैं, यदि दोनों इक्वल है तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलिए देखते हैं। तो दोनों को इक्वल कीजिए, a1 + ib1, a2 + ib2, ठीक है। दोनों पक्षों से आप वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलनाएं कीजिए। वास्तविक भागों को देखो, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वास्तविक भाग इक्वल होंगे, काल्पनिक भाग इक्वल होंगे, अर्थात a1 = a2 और b1 = b2, ठीक है। तुलनाएं करते हैं, उस समय i को हम यहाँ नहीं लिखते, केवल उसके साथ जो है उसको लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ गया होगा कि दो सम्मिश्र संख्याएं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अर्थात दो सम्मिश्र संख्याएं तब बराबर कही जाती है यदि उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर हों और काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर हों, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। मान लीजिए आपके पास दो सम्मिश्र संख्या आपके पास कुछ इस तरह से हैं, x - 1i + 2, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास दूसरी वाली, वो ये इस तरीके से है,
मान लो आपके पास है y प्लस 4i, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है और कहा जा रहा है कि z1 और z2 आपस में बराबर है। ये प्रश्न में बोल दिया है कि दोनों बराबर है, मतलब पूछा गया है कि x और y का मान ज्ञात करो यदि दोनों बराबर है, या आप यूं कहिए कि x और y के किन मानों के लिए z1 और z2 आपस में बराबर होंगे। तो आप कैसे करेंगे, तो भैया z1 और z2 बराबर है, तो दो समिश्र संख्याएं बराबर कब होती है, यदि उनके रियल पार्ट्स बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर हो, दोनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। तो चलिए रियल पार्ट की तुलना कर लो। रियल पार्ट किसको बोलते हैं, रियल, ऐसा मत सोचना सर ये पहला वाला रियल बाद वाला इमेजिनरी, गलत बात। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, आई पहले लिख दिया है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देना। रियल पार्ट उसको बोलते हैं जो बिना आई वाला हो, इमेजिनरी पार्ट उसको बोलते हैं जो आई के साथ हो, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। बिना आई वाला कौन है, ये बिना आई वाला है। तो पहले सम्मिश्र संख्या का अर्थात Z1 का जो रियल पार्ट है वो 2 है, Z2 का रियल पार्ट कौन है, Y है, तो तुलना कर दो तो Y का मान निकल गया 2, ठीक है। Z2 का रियल पार्ट Y क्यों है, क्योंकि ये I से रहित है, यहाँ I नहीं है, I यहाँ है, इसलिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। चलिए इमेजिनरी पार्ट्स की तुलना करेंगे। Z1 का इमेजिनरी पार्ट है आपका x-1, Z2 का इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो x का मान निकल जाएगा पक्षांतर करके 5। तो इस तरीके से आपने x और y का मान निकाल लिया। तो ये भी हो गया। दो समिश्र संख्याएं इक्वल कब कही जाती हैं, यदि उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आपस में बराबर हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो आपके पास समिश्र संख्या है a1 प्लसib1, ये पहली समिश्र संख्या और दूसरी हो गई a2 प्लस ib2। दोनों का एडिशन करना है z1 प्लस z2, चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। वास्तविक भाग से जुड़ेगा a1 प्लस a2, काल्पनिक भाग से जुड़ेगा i कॉमन निकल के b1 प्लस b2। अर्थात आप समझ गए होंगे दो समिश्र संख्याओं को जोड़ने से उनके वास्तविक भाग आपस में जुड़ते हैं, काल्पनिक भाग आपस में जुड़ते हैं। बहुत सरल ये कहानी है। और अगर घटाना हो, देखो अगर घटाना होता तो हम क्या करते, यहाँ माइनस लगता है, चलो लिख देता हूं मैं, एक बार इसको लिखता हूं, a1 प्लस ib1, ठीक है, माइनस a2 प्लस ib2। पहला पहले से घटता और प्लस दूसरा दूसरे से, मतलब पहला पहले से बोलने का मतलब ये है कि वास्तविक भाग से घटेगा, काल्पनिक भाग से घटेगा, ठीक है। तो i कॉमन निकल के b1 माइनस b2 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। देखो बीच में प्लस है, जो भी घटना होना है, जो भी घटाव होना है वो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में होना है। बीच में अपना प्लस चिन्ह सुरक्षित है, आप देख लो, ठीक है। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे मान लो Z1 लिखा है 7 प्लस 3i और Z2 लिखा है आपका 5 प्लस i, ठीक है, इस तरीके से है। तो चलिए Z1 प्लस Z2 बताइए कितना होगा, वास्तविक भाग 5 7 12 और 3i और 1i हो जाएगा 4i। और Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, तो 5 7 में 5 गया 2 और 3i में से 1i गया तो 2i। सीधी सी बात है भाई, बहुत सरल है भाई। चलिए अब देखते हैं गुणा। गुणा देखने से पहले मैं आपको योग के कुछ गुण बताता हूं। देखो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग जो है वो कम्यूटेटिव है, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। क्रम बदल करके अगर आप जोड़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहचर्य नियम का भी पालन करता है, अर्थात एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। अर्थात आप Z1 में Z2 को जोड़ के फिर उसमें Z3 जोड़ो, चाहे आप Z1 में Z2 और Z3 के योग को जोड़ो, अर्थात इन दोनों को जोड़ के फिर से जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ के फिर से जोड़ो, कोष्टक को देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन पहले जुड़ा है कौन बाद में जुड़ा है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और हाँ, एक आता है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी, अर्थात योज्य तत्समक। तो शून्य को यहाँ पर सम्मिश्र संख्या के रूप में लेते हुए, अर्थात 0 प्लस 0i, ठीक है,
ये जो है योज्य तत्समक अवयव का काम करता है, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, जिसको किसी भी सम्मिश्र संख्या में आप जोड़ोगे तो परिणाम स्वरूप आपको वही सम्मिश्र संख्या मिलेगी। देखो वास्तविक वास्तविक भाग जोड़ेगा तो a0 a हो जाएगा, काल्पनिक काल्पनिक भाग को जोड़ोगे तो i कॉमन निकल के b प्लस 0 होगा जो कि b होगा। तो ये 0 प्लस i 0 कहलाता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 प्लस i 0 मतलब 0 ही हुआ ना भाई, उसको बस जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा है। तो 0 को सम्मिश्र संख्या के रूप में देखते हुए ये 0 कहलाता है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक, जिसको अगर हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 0 प्लस i0 करके लिखेंगे। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना भाई, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक आता है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। किसी भी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम वह सम्मिश्र संख्या होती है जिसको उस सम्मिश्र संख्या में जोड़े जाने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिले, अर्थात योज्य तत्समक अवयव मिले, जो कि 0 प्लस 0 y होता है। तो वो कौन होगी, वो सम्मिश्र संख्या कौन होगी जिसको दी गई सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर 0 प्लस 0 y है? सीधी सी बात है, उसका ऋणात्मक। अब मैं आपसे कहूंगा 2 प्लस 3i का मेरे को योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप कहेंगे सर माइनस ऑफ 2 प्लस 3i, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 3i माइनस 3i 0, 0 प्लस 0 i मिलेगा। तो जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड। ठीक है, क्लियर है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अब चलते हैं अपन, अच्छा सब्ट्रैक्शन भी आपने देखा, वास्तविक और मतलब वास्तविक का वास्तविक से घटाव होगा और काल्पनिक का काल्पनिक भाग से घटना होगा, तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में अपन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू Z2, जैसे z1 आपको दिया है a प्लस आई बी वन, Z2 दिया है a2 प्लस आई बी टू, दोनों का गुणा करना है a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू, चलिए गुणा कीजिए। ठीक है, तो a1 का पहले पूरा इन दोनों से गुणा होगा, a2 प्लस आई बी टू, फिर आई बी वन लिखते हैं ना, इसको अच्छे से लिखते हैं, हड़बड़ी में राइटिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। चलिए आई बी वन लिखूंगा, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखूंगा a2 प्लस आई बी टू, फिर आप देखेंगे गुणा होगा a1 a2 आई आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 b1 b2। बिना आई वाले को सॉरी पहले बिना आई वाले को इकट्ठा करो, तो ये बिना आई वाला है, ये बिना आई वाला है, a1 a2 माइनस b1 b2, और आई वाले में से आई कॉमन निकाल लो, तो a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये z1 इंटू Z2 इस तरीके से परिभाषित होगा, जो कि खुद एक सम्मिश्र संख्या के रूप में आपको दिख रहा है, जिसका वास्तविक भाग है ये, अधिकल्पित भाग है ये। ठीक है, ये वास्तविक भाग, ये अधिकल्पित भाग। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमय का पालन करता है, अर्थात z1 इक्वल टू z1 z2 इज इक्वल टू z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 आप लिख सकते हैं, अर्थात क्रम पलट के गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहचर्य नियम का अर्थात एसोसिएटिव लॉ का भी ये पालन करता है। ठीक है, अर्थात Z2 और Z3 को गुणा करने के बाद आप Z1 को उससे गुणा करें, चाहे Z1 Z2 का गुणा करने के बाद फिर Z3 का गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल होगा ये। तो साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ का भी पालन किया। फिर तीसरा आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अर्थात गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे वो गुणात्मक तत्समक रहता है 1 प्लस i0 या 0i, क्योंकि आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा। देखो ना, अब आप देखो यहाँ पे आप गुणा करो, सिंपल गुणा करो, ये मैं आपको बोल रहा था कि सूत्र में मान रख लो, है ना भाई। आपको यहाँ पे देखो ये a1 है ना, a1 b1 की जगह ab दिख रहा है और a2 b2 अर्थात दूसरी सम्मिश्र संख्या वो 1 और 0 है, तो आप a1 a2 b1 b2 का मान ये सब रख सकते हो, आप देख लेना कितना आएगा, और गुणा करोगे तो आपके पास a प्लस आई बी ही आएगा, क्योंकि 0 से सब गुणा होकर 0 हो जाएंगे ना, केवल 1 ही इनको बचा पाएगा। ये 1 के कारण ये सुरक्षित दिख रहा है आपको, नहीं तो 0 से तो ये गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो ये केवल 1 ही है जो a प्लस आई बी यहाँ पे आपको प्राप्त करा रहा है। ठीक है, a प्लस आई बी अर्थात गुणन तत्समक 1 प्लस 0i हुआ। अब आप बोलोगे सर 1 प्लस 0i मतलब 1 ही ना, तो मैं कहूंगा हाँ 1 ही को तो गुणन तत्समक बोल रहे हैं, बस उसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए
1 + 0i लिखते हैं। तो यही यहाँ पे गुणन तत्सम का काम करता है। गुणन तत्सम का मतलब जिसको किसी भी समिश्र संख्या में गुणा करने पर वापस वही समिश्र संख्या आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा गुणन तत्समक क्या है, तो आप कहेंगे सर समिश्र संख्याओं के अगर संदर्भ में कहा जाए, अगर उनके गुणे के लिए आप देख रहे हैं तो गुणन तत्समक होगा 1 + 0i। ठीक है, समिश्र संख्या के रूप में आपको बताना है उसको, तो 1 + 0i यहाँ पे गुणन तत्समक होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, मेरे को पूरा भरोसा है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का हमने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताया, 1 या 1 + 0i जो भी है, दोनों सही है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे अपन एडिटिव इनवर्स देखे ना, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अर्थात गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम, किसी समिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होता है चलिए देख लेते हैं। देखिए ये बहुत बेसिक है, ये अगर बेसिक आपको क्लियर होना तो बड़े बड़े सवाल बनाने में आपको बोझ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ इसका बेस क्लियर है मतलब ये सवाल हमसे बनेगा। और जब बेस क्लियर ना होना तभी हमको बड़े सवाल बहुत कठिन नजर आने लगते हैं, ऐसा लगता है कितना कठिन है, जबकि वो कठिन कुछ नहीं रहता, दिक्कत बेसिक में होती है। बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर सब आसान हो जाता है। तो चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जेड कोई समिश्र संख्या है a + ib। ठीक है, जेड कोई समिश्र संख्या है a + ib, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लो z1 है और उसको मैंने बोल दिया x + iy। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए z यहाँ पर a + ib ये एक समिश्र संख्या है, और मान लीजिए z1 एक दूसरी कोई समिश्र संख्या है जिसको हमने x + iy कहा। ये z1 जो है वो z का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब कहलाएगा, जब z में उस z1 को गुणा करने पर कितना मिले, 1 अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको 1 + 0i के रूप में लिखिए। ठीक है, तो आपने समझ गए आप कि z1 जो है वो z का गुणात्मक प्रतिलोम कब कहलाएगा, इस z1 को कह रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसका, z का, कब कहलाएगा, जब दोनों को गुणा करने पर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी तब। ठीक है, तो चलिए अब मान रखें z का मान a + ib, z1 का मान x + iy, 1 + 0i। देखो तो आप गुणा करो इसको, ax - by। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, i कॉमन निकलेगा, i कॉमन निकलने के बाद आपके पास आएगा bx + ay। ठीक है, और बराबर 1 + 0i। अब यहाँ से वास्तविक और काल्पनिक भागों की आप तुलना कर लो, तो ax - by बराबर 1 और bx + ay बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा a/a² + b² और y का मान आएगा -b/a² + b²। अर्थात है ना भाई, अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो गया, सरल तरीके से बताओ कैसे सॉल्व कर लिए। तो आप देखो ना भाई, आप इसमें चलो इसमें एक काम करो, x का मान निकाल लो तो कितना आएगा बताओ भला, या यहाँ से निकाल लो, bx बराबर क्या हो जाएगा ay, या x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये -ay ना, ये पलटेगा तो -ay b, और x का मान आप यहाँ रख लो, रखने के बाद गुणा कर लो तो आपके पास इतना ही आएगा x का मान, और y का मान ये आ गया। x और y दोनों के मानों को जब आप यहाँ रखोगे तो वो जो गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम a/a² + b² प्लस, अब वो माइनस रखने वालों करके मैं माइनस लिख दिया हूँ, ये चलो मैं प्लस लिख करके यहाँ माइनस लिखता हूँ। ठीक है, ये कोष्टक आएगा, आई लगा देता हूँ, ये गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आई को आप पीछे लगाएं चाहे सामने लगाएं, मतलब एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, कोई भी संख्या लिखते तो हम लोग आई को पीछे लिखते हैं ना, देखो 3 + 2i। ठीक है,
और जैसे a प्लस आई भी लिखे तो i सामने लिखे हैं तो चलता है, इसमें आप डाउट मत रखना कि सर i पीछे लिखने के सामने, आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी मतलब जो अधिकल्पित भाग है उसके साथ ही लिखना है आपको, ठीक है। अगर मान लो i ऐसे लिख दिए 3i प्लस 2 लिख दिए तो अब वो 2 अधिकल्पित भाग नहीं है, अब i जिसके साथ होगा वो अधिकल्पित भाग है, इसको ध्यान रखना। अब हो जाएगा 3 अधिकल्पित भाग हो जाएगा, 3 काल्पनिक भाग हो जाएगा और 2 जो है वो वास्तविक भाग हो जाएगा। तो आप समझ गए, i जिसके संग वही है अधिकल्पित भाग, जिसके साथ i नहीं है वो है वास्तविक भाग। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। इस सूत्र को आप ध्यान रख लो, अगर आप इस सूत्र ध्यान रखते हो तो ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोला चलो 3 + 2y को ही अपन ले लेते हैं, अगर मुझसे कहा जाए कि सर इसी का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप खुद सोचो a + ib के रूप में इसको देखने लग जाओ और फॉर्मूला में मान रख दो। a/a² + b² बोल रहा है ना, तो a की जगह 3 दिख रहा है तो 3/a² 3² + 2², ठीक है, प्लस आई, आई फिर क्या है -b/a² + b² अर्थात -2/3² + 2², ठीक है। आपको यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है, यस, ओके, ये ऐसे देखिए आप, ठीक। अब उसको आप सॉल्व कर लो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 13 अर्थात 3/13 माइनस को सामने ला लेता हूँ, -i 2/13 या i पीछे लिख लो, जैसा भी है, जैसा चाहो, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। ये क्या था, ये आपका 3 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, यानी इसकी घात में -1, या ये यूं कहिए 1/3 + 2i, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। सरल था, कठिन नहीं है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन, मान लो Z1/Z2 ज्ञात करना है, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, Z1 गुणित 1/Z2, अर्थात अगर आप किसी समिश्र संख्या को किसी दूसरी समिश्र संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि पहली समिश्र संख्या लिखनी है और दूसरी वाली समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से उसको गुणा करना है। देखो ना, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, और ये कौन है, Z2 का गुणात्मक प्रतिलोम, उसको आप Z1 में गुणा करेंगे, इसका मतलब आप Z1/Z2 ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं आपको पता है, देखो ये सूत्र है उसका, इसको आप ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो इतनी बातें बेसिक थी, इतना हमने सीखा, हमने जाना। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगले क्लासेस में हम बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।